नमस्कार दोस्तों। जी। आज सुबह के समाचार पत्र कुछ अच्छी हेडलाइंस लेकर के आए हैं और इसीलिए मेरे साथ डॉक्टर आलोक पुराणिक हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। ओंकार भाई आलोक नमस्कार। पुराणिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, लेखक हैं। उनकी पुस्तकें आ चुकी हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। खास तौर से इकोनॉमिक इश्यूज के वो जानकार हैं। तो आलोक भाई, सबसे पहले तो हम इसी हेडलाइंस पर चर्चा करते हैं। ज्यादातर अखबारों में आज ये हेडलाइंस है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। इसे आप हमारे दर्शकों के लिए कैसे समझाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सितंबर जो है वो राहत भरा रहा है। रोजगार के लिए जो जरूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑटो सेक्टर ने रफ्तार पकड़ी है। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। पेट्रोल की मांग भी बढ़ी है। रेलवे की माल ढुलाई बढ़ी है। बिजली के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। तो 6 महीने की सुस्ती के बाद कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। बिल्कुल ओंकार भाई, आप अगर देखें तो सितंबर में लगभग पूरा दिल्ली एनसीआर अगर आप बाजार देखते हो तो लगभग अब सब कुछ खुला है, सिवाय कॉलेज यूनिवर्सिटीज और योग ट्यूशंस को छोड़कर लगभग सब खुला है। और आंकड़े जो बताते हैं, आंकड़े तो बताते हैं कि जीएसटी कलेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो बिकने वाली सेवाओं और वस्तुओं पर लगाया जाता है, सितंबर में मिला 95,480 करोड़ रुपया। 95,480 करोड़ रुपया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल सितंबर जब कोरोना नहीं था, स्थितियां लगभग सामान्य थी, उसके मुकाबले भी 4% ज्यादा है। यानी प्री कोरोना काल से भी 4% ज्यादा है। और इस साल अगस्त से 9% ज्यादा है। तो बाकी सब तो ओपिनियंस हैं, आप कह सकते हैं कि राय है, व्यूज हैं, लेकिन जो सरकार के खजाने में पैसा गया है वो ठोस आंकड़ा है। और इसके अलावा दो आंकड़े हमको और समझने चाहिए। वो आंकड़े ये हैं कि कार और टू व्हीलर्स, इसका जो आंकड़ा है कि 2,93,000 पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें कार भी शामिल है, टू व्हीलर्स भी शामिल है, पिछले साल सितंबर के मुकाबले 31% की हाइक हुई है। 31% की हाइक। अब स्कूटर कार अगर अर्थव्यवस्था में बिक रहे हैं तो दो आशय हैं इसके। एक, लोग अभी ये समझ रहे हैं कि स्कूटर कार अफोर्ड कर सकते हैं, यानी अफोर्ड करने की परचेजिंग पावर है। दूसरा इसका एक आशय ये है कि अभी भविष्य को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल से आता है। ऑटोमोबाइल अगर ग्रो करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो करेगी। तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे सामने ये आता है कि 26 सितंबर को मनरेगा के तहत करीब 3 करोड़ लोगों ने काम हासिल किया। ये आंकड़ा मई से लेकर अब तक सबसे कम है। मनरेगा मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग तब करने जाते हैं जब और चीजें उनको उपलब्ध नहीं होती। यानी दोबारा एक शहरों में काम मिलना शुरू हुआ है। इस आशय की बहुत खबरें हैं कि कंपनियां बुला रही हैं, साहब क्या आप प्लेन में आ जाओ, क्या आप ट्रेन में आ जाओ, जैसे भी आ जाओ, प्लीज आप आ जाओ। तो जब कार बिकेंगी, कार बनेंगी तो लेबरर चाहिए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि की सारी सावधानियां बरतते हुए अर्थव्यवस्था दोबारा खुल रही है। और मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर जबकि त्योहारी खरीद के आंकड़े आएंगे, कई लोग करते हैं कि नवरात्रि में बहुत डिलीवरी उठाते हैं मकान की या इसकी, तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के आंकड़े हमको और राहत देने वाले होंगे। तो निश्चय ही हालात बहुत नहीं सुधरे हैं, लेकिन जीएसटी कलेक्शन हमको ये बताता है कि हालात उतने खराब नहीं रहे जितना हम मई में मानकर चल रहे थे। और धीमे धीमे हालात अब सामान्यीकरण की ओर जा रहे हैं। मुझे सामान्यीकरण कितना समय लेगा ये अलग विषय है, लेकिन अब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सबसे खराब दौर था, सबसे बड़ा गड्ढा था, उससे हम अब बाहर की ओर आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ऐसा आंकड़े बताते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, जीएसटी की और मनरेगा। और एक खबर ये भी है आलोक भाई कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां जो हैं वो
8.5 वर्षों के उच्च स्तर पर हैं। जी जी। दूसरी तिमाही में औसतन 51 से ऊपर रहा है इंडेक्स। तो अगर आसान शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगारों के लिए कितना अहम माना जाता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मोटे तौर पे तीन सेक्टर्स इकोनॉमी के हैं। सर्विसेज सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, होटल है, एंटरटेनमेंट है। इसमें नॉर्मली पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जैसे आप और मैं पत्रकार, प्रोफेसर है, तो हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग सर्विसेज में जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कक्षा 8 पास है, कक्षा 10 पास है, उसके लिए दो ही सेक्टर है, या तो एग्रीकल्चर में रहे वो, और या वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, कहीं लेबरर के तौर पे, सुपरवाइजर के तौर पर भर्ती हो जाए। एग्रीकल्चर ने ओंकार भाई तब भी बहुत अच्छा सीन दिखाया जब पूरी इकोनॉमी संकट परेशानी में होती है। एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ईयर हमेशा उम्मीद की किरण के तौर पर बेहतर हमारे सामने रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब यह है कि जो कृषि से, जो मनरेगा से बाहर जाए कुछ लेना चाहेंगे, उन्हें काम मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ने के चांसेस हैं? तमाम वैश्विक हालात के चलते चीन से तमाम देशों के मन में एक बेजारी पैदा हुई है कि भाई चीन विश्वसनीय देश नहीं है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुए, इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए कि भारत में कारें बनेंगी, यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी। एप्पल कंपनी अपना बड़ा प्लांट यहाँ डालने की योजना में है। तो कुल मिलाकर भारत इस पूरे परिदृश्य में एक विश्वसनीय देश के तौर पर उभरा है। और सबसे बड़ी बात जो भारत के साथ है कि भाई संकट परेशानी आज है, कल नहीं है, लेकिन 130 करोड़ का देश तो हमेशा रहने वाला है। ये लोग आने वाले वक्त में कार भी लेंगे, मोबाइल भी लेंगे। तो कुल मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आशा ऐसे सेक्टर से है जहां कार, मोबाइल, लैपटॉप ये सारी चीजें बनती हैं, और इसमें कम पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिल जाता है। तो ये जो आंकड़ा हमारे सामने है कि साहब यहाँ तो एक 8.5 साल का जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें सबसे बड़ी इसमें बेहतरी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि वो अगर मनरेगा में कमी हो रही है और ये यहाँ शहरों में नौकरियां मिल रही हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है। और सबसे बड़ी बात, बाकी सारी चीजें राय हो सकती हैं। जीएसटी कलेक्शन जो कर के तौर पे आ गया, इसमें तो गुड्स भी शामिल है, सर्विसेज भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि अब हमें उतना हाहाकारवादी, उतना निराशावादी दृष्टिकोण से बाहर आना चाहिए, और अब गड्ढे से ऊपर की ओर निकल रहे हैं। यानी गड्ढा तो जो सबसे खराब गड्ढे में थे, अब हम ऊपर की ओर निकल रहे हैं। अब डायरेक्शन ऊपर का ही है, तो हमें इससे आश्वस्ति का भाव ग्रहण करना चाहिए। जो ये सूचना मिल रही है कि चाहे मारुति हो, चाहे हुंडई हो, चाहे बजाज हो, जो ऑटो सेक्टर है इनके बिक्री के आंकड़ों में बड़ी अ, तेजी देखी जा रही है, उभार देखा जा रहा है। और उधर बाजार में भी रौनक दिखाई दे रही है। सेंसेक्स की बात करें, आप शेयर मार्केट की बात करें, तो वहाँ भी थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव देखा जा रहा है, आश्वस्ति का भाव देखा जा रहा है। इसका मतलब ये माना जाए आलोक भाई कि जो सदमा लगा था लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, सारा उद्योग धंधा सब चौपट हो गए थे, लोगों के रोजगार भी हाथ से निकल रहे थे। तो अब अगर ऑटो सेक्टर में आप तेजी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग उस सदमे से उबर गए हैं कि भविष्य के लिए हम कुछ बचा करके रखें और कुछ खर्च ना करें। इसका मतलब लोग अब खर्च करने लगे हैं, और इसीलिए बाजार में थोड़ा सा रौनक दिखाई देनी शुरू हुई। देखिए, मारुति का जो आंकड़ा मेरे पास है, उसमें आंकड़े के हिसाब से इस मुल्क में हर दूसरी कार जो बिकती है वो मारुति होती है। हर दूसरी कार कब मारुति होती है। और ये आंकड़ा हमारे सामने है कि सितंबर 2020 में 31% कारें ज्यादा बिकी हैं सितंबर 2019 के मुकाबले। यानी एक पीरियड जिसे आप नॉर्मल कह सकते हैं, एक साल पहले का, और ये पीरियड कोविड के बाद का पीरियड है, उसमें कारें 31% से ज्यादा बिकना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। हालांकि इसका एक डायमेंशन ये भी है, सब ब्लेसिंग इन डिस्गुइज कह सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए आशीर्वाद है कोरोना। कैसे आशीर्वाद है कि लोग अब ये समझ रहे हैं भाई अपना व्हीकल होना चाहिए सेफ्टी के लिए, वो अपनी बाइक हो, अपनी कार हो। तो कोरोना ने एक तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बूम दिया है कि भाई अब अपनी अपनी कार लो, अपना अपना स्कूटर लो, और अब फाइनेंस कराओ, ये कराओ। लेकिन
सिर्फ इतने भर से बात नहीं है। मैं कार तब खरीदूंगा जब मैं आश्वस्त हूँ कि मैं कार मेंटेन कर पाऊंगा। तो 31% कारें जो लोग ज्यादा ले रहे हैं वो भविष्य को लेकर आश्वस्ति का भाव रखते हैं कि मैं इतनी अर्निंग दे पाऊंगा, इतना कमा पाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे समझता हूँ, समझाता हूँ कि जो मई में हमें झटका लगा, समझिए कि एक पेशेंट के ऊपर से ट्रक गुजर गया, उसके हाथ कुचल गए, पैर कुचल गए, हार्ट में प्रॉब्लम, सिर में प्रॉब्लम। अभी डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करके उसके जो वाइटल दिमाग चला दिया, हार्ट चलना शुरू हो गया, किडनी काम कर रही है, अभी पैर हल्के हल्के चल रहे हैं, हाथ थोड़े थोड़े चल रहे हैं। तो हाथ पैर जब पूरे चलने लग जाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट के तीमारदार कह सकते साहब अभी नहीं चल रहा, लेकिन सवाल ये साहब जो सबसे क्रूशल ऑर्गन्स थे, दिमाग के और हार्ट के, वो चलना शुरू हो गए, सांसें चल रही हैं, अब बाकी चल जाएगा। तो हालात नॉर्मल होंगे, लेकिन आश्वस्ति ये है कि अब लोगों में ये भाव आ रहा है भाई कि एक, बल्कि एक पॉजिटिव चीज मैं ये देख रहा हूँ कि कोरोना के प्रति जो एक खौफ का जो माहौल था, डर का जो माहौल था, वो अब सावधानी के साथ कम हो रहा है। क्लासेस भी हो रही हैं, हम पढ़ा रहे हैं, गूगल मीट से पढ़ा रहे हैं, कई बार मिलने भी बच्चे आते हैं, बाहर भी निकल रहे हैं सावधानियों के साथ। तो अभी जो खौफ में आदमी घर से नहीं निकलता था, वो खौफ कम हुआ है। और ये 8-9 महीने में मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आई है, सावधानियों के साथ स्थिति और बेहतर होगी। हम भारतवासी अब कोरोना के साथ जीना एक हद तक सीख गए हैं, ये हम कह सकते हैं। तो अब वो इतना डराता नहीं है कि साहब हम बाहर ना निकलें, जलेबी खाने ना निकले, कि समोसा खाने ना निकले। अब बंदा खूब निकल रहा है खाने पीने की चीजों को, जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि बहुत रौनक है, पर्याप्त भीड़ है, और ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बात है। और ये सब तब है जब अभी भी रोजाना करीब करीब 90,000 नए मरीज आ रहे हैं जी कोरोना जी के। जी जी लेकिन करीब करीब इतने ही या कई बार तो इससे ज्यादा भी स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो ये भाव अगर आ गया है इतने, अभी भी मतलब अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इस समय भारत में आ रहे हैं, और मृत्यु भी शायद 1100 के आसपास रोजाना हो रही है। इसके बावजूद अगर ये भाव लोगों में आ गया है कि भाई ये सब तो अब चलेगा, इसके साथ तो हमें जीना ही है, लेकिन हमें अब अपने घर की अर्थव्यवस्था भी देखनी है, हमें अब समाज भी देखना है, हमें अब देश को भी देखना है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन मैं मानता हूँ। जी, निश्चय ही, निश्चय। देखिए अब सवाल ये कि खौफ होगा तो 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5 दिन आप रहेंगे। अभी जो पिछले अगस्त सितंबर में देख रहा हूँ कि इन्फेक्शन रेट भले ही हो, लेकिन डेथ रेट उतने नहीं होते। मतलब जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के ठीक सामने 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, एक पड़ोस में 3 लोग पॉजिटिव हुए, इधर के पड़ोस में 5 लोग पॉजिटिव हुए, लेकिन सब 14-15 दिन के बाद रिकवर करके घर आ गए। उसमें से 70 वर्षीय बुजुर्ग थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि एनसीआर कम से कम यहाँ पे कोरोना के इन्फेक्शन भले कम नहीं हुए हों, लेकिन जो मृत्यु का आंकड़ा था, और अब तो हम देखते हैं कि होम आइसोलेशन चल गया है, तो बंदा घर में ही बैठे बैठे 24 में सही हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एनसीआर में कोरोना का जो मारक तत्व है कि मार देगा, तो वैसा अब नहीं रहा, और वो एक खौफ भी लोगों में कम हो रहा है। तो उसकी वजह से इकोनॉमी में आपको एक तेजी दिखाई पड़ रही है। लोग अब स्विगी से खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं, और खाना होटलों से भी ऑर्डर कर रहे हैं, और ये कार और बाइक खरीदने की सोच भी रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं नॉर्मल हो गया, लेकिन ये कि अब हम शमशान से निकल के घर की ओर चल दिए हैं, और घर पहुंच जाएंगे, और नॉर्मल धीमे धीमे होगा। तो डायरेक्शन हमारा सही है, स्पीड कम और ज्यादा हो सकती है। और ये इस सब के बावजूद है कि जो हमारी देश की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, आर्थिक राजधानी मानी जाती है, मुंबई और महाराष्ट्र, वो अभी भी सबसे पूरा ज्यादा अफेक्टेड है। मुंबई जब पुणे वहां दोनों। जी चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी तो शायद यही इकोनॉमी और भी बूस्ट होती हुई दिखाई देगी। निश्चय निश्चय। बॉम्बे तो एक बड़ा भारी खरीद का सेंटर है, कार का और महंगे मोबाइल्स का। बॉम्बे और पुणे ये दोनों अभी भी, मुझे वजह पता है, लेकिन बॉम्बे पुणे में चीजें बेहतर हो सकती थी, क्यों नहीं हो रही मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ भयंकर प्रकोप है, पुणे में भयंकर प्रकोप है। ये मुझे लगता है 1-2 महीने में चीजें और नॉर्मल होंगी तो हम इकोनॉमी में और बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। ये तो आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि वहाँ अभी पुणे और मुंबई की औद्योगिक राजधानी में उस तरह से अभी पूरी नॉर्मलसी नहीं आई है।
उसको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद देखिए अर्थव्यवस्था उनका भाई सिर्फ आशंकाओं से नहीं चलती, उम्मीद से भी चलती है। कुछ आंकड़े और है, जैसे कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में भारी दिलचस्पी दिखाई है। इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित होने वाले किसी शख्स का नाम है तो उस शख्स का नाम है मुकेश अंबानी। उनकी कंपनी में विदेशों से जाने कौन कौन से कंपनियां देश निवेश करने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया कि 130 करोड़ की जो आबादी है वो उम्मीद जगाती है। कोरोना आज नहीं है, आज है, 2 महीने बाद नहीं रहेगा, 4 महीने बाद नहीं रहेगा, लेकिन मूल सवाल ये है कि ये आबादी तो रहेगी। आबादी अगर रहेगी तो माल भी बिकेगा। तो इस उम्मीद में ये सारी इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और डेफिनेटली अभी वो 8% की ग्रोथ रेट और 9% ग्रोथ रेट तो हम अभी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई अभी तो गड्ढे से बाहर निकल रहे हैं। गड्ढे से बाहर निकलने में तेजी दिखा दें तो डेफिनेटली हम एक बेहतर रास्ते पे हैं। तो मैं तो उसको परिभाषित करता हूँ कि शमशान में हम फूंक फाक के अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। अब रास्ते में थोड़ा सा नॉर्मल सी आ रही है, घर पहुंचते पहुंचते नॉर्मल हो जाएंगे। तो शो मस्ट गो ऑन, और शो हमेशा चलता है। इससे बड़ी बड़ी आपदाएं इस मुल्क में झेल कर उससे पार गए, तो ये आश्वस्ति का भाव मुझे तो है। मुकेश अंबानी का आपने जिक्र किया तो हम इस पर भी क्यों ना चर्चा कर लें कि जी अब जी चूंकि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, जी तो जो उम्मीद थी कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां बाइंड अप करेंगी और वो यूरोप की भी कंपनियां हैं, वो अमेरिकन कंपनियां भी हैं, कुछ दूसरे देशों की भी हैं, और ये भी सूचना मिल रही थी बीच में कि उनका जो डेस्टिनेशन है वो भारत भी हो सकता है। तो इस फ्रंट पर हम क्या उम्मीद करें अब? देखिए, रिलायंस का जो मेरे पास अभी सामने का आंकड़ा है, इसमें अबू धाबी की ऑलमोस्ट सरकारी संगठन ने रिलायंस रिटेल में 1.4% की शेयर होल्डिंग ली है और इसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट किया है। तो ये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में रिटेल में, तो डेफिनेटली पॉलिसी सोच के कर रहे हैं। देखिए, चीन से जो निवेश आने की बात है, अभी चीन से जो निवेश भारत में आएगा वो बनी बनाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट, जैसे रिलायंस ने इन्वेस्ट किया था, ये अबू धाबी की कंपनी ने तो उत्पादित बनी बनाई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। एक से हम बोल सकते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी अमेरिका से आएगी, जर्मनी से आएगी, किसी जगह में प्लांट लगाएगी, या एप्पल चीन से उठा के अपना सारी दुकान यहाँ लेके आएगी, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसकी वजह भारत में खास है। भारत में 4 लेवल की गवर्नेंस है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और फिर लोकल ग्राम पंचायत। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जमीन मिलने में दिक्कतें ग्राम पंचायत के स्तर पर आती है। कुछ राज्यों ने उसको बहुत अच्छा सुलझाया है। गुजरात तो देखें, सारे पेड़ फूल लेके चले जाते हैं। बिहार से बंगाल से उठता है नैनो का प्लांट, तो गुजरात चला जाता है। तो कुल मिला के भारत में निवेश जो आ रहा है वो आप देखेंगे फिर वो वेस्टर्न पार्ट में जा रहा है। लेकिन ये अगर हम गतिविधियों को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कर दें कि 4 लेवल की गवर्नेंस में कोई हम एक सिंगल विंडो बना दें कि चारों लेवल तक जैसे क्लियरेंस हो जाए, तो वो गति थोड़ी और बढ़ जाएगी। अभी तो जो कंपनियां आ रही हैं वो प्रतिबद्धता के साथ आ रही है, मुझे दिक्कत परेशानी चाहे जितनी हो, हमें हर हाल में निवेश भारत में करना है क्योंकि हम बाजार बहुत बड़ा है। लेकिन अगर वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी तो उनका आना बहुत सहज, बहुत सुगम हो जाएगा। लेकिन भारत का 130 करोड़ का साइज अपने आप में इतना बड़ा साइज है। अब आप देखें कि भारत के स्मार्टफोन मार्केट्स में चीनी कंपनियों को करीब 10 में से 7 स्मार्टफोन चीनी कंपनियां बेच रही हैं, और इतनी मार-धाड़ के बावजूद बेचे जा रही हैं। तो चीनी कंपनी को लगता है भाई इस मार्केट को छोड़ना आसान नहीं है। अभी भारतीय कंपनी उसका मुकाबला अगर मजबूती के साथ करे तो भारत को कोई ऐसा तो नहीं कि चीन से उनको चीनी प्रोडक्ट लेना है, लेकिन भारतीय कंपनियों को भी मुकाबले में सामने आके तकनीकी स्तर पर अपने आइटम पेश करने पड़ेंगे। तो भारतीय उद्योगपति थोड़ी इस चुनौती को स्वीकार करें, भारतीय ब्यूरोक्रेट थोड़ी इस चुनौती को स्वीकार करें, तो हालात जो बेहतर हो रहे हैं उसकी गति थोड़ी और बेहतर हो सकती ये बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छे संकेत हैं भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीयों के लिए। और एक वर्ग ऐसा भी है जो कुछ भी बुरा आता है तो वो खुशी से उछल पड़ता है।
अब उसके अरमानों का क्या करेंगे? देखिए, विपक्ष का ये एक प्रोफेशनल जिम्मा है, प्रोफेशनल उसका काम है कि उसको पॉइंट आउट करें, उनका भी काम वो करते जाएं। लेकिन जनता इस मुल्क की पर्याप्त समझदार है, आप उसे बहुत एक दो बार बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अगर जनता को लग रहा है कि भाई हालात सुधार की ओर हैं, जिसको सैलरी मिल रही है कम मिल रही है, मनरेगा में रोजगार देने वाले कम हो रहे हैं, जीएसटी बढ़ रहा है, तो दिखाई पड़ता है कि देखिए इकोनॉमी तो ओंकार भाई ऐसी चीज कोई हवा की चीज तो है नहीं। मेरी जेब में पैसा अगर आएगा तो पैसा आया हुआ दिखेगा। तो इसको आप बोले ओंकार भाई लाख कहेंगे नहीं आलोक जी पैसा जेब में आपकी आया ये पैसा नहीं है ये फर्जी है, तो आलोक जी इतने बेवकूफ तो है नहीं भाई, जो मेरी अंटी में रकम आ गई है वो तो आ ही गई है। तो अर्थव्यवस्था के मसलों पे जो आप विपक्ष हो या कोई भी हो, अगर वो एक गलत बयानी करके कुछ चीजें प्रूव करना चाहता है तो कम से कम इकोनॉमिक्स में तो नहीं होती, और जगह पॉलिटिकल इश्यूज पे हो जाती है, धार्मिक पे हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी डेटा बताता है। और शेयर मार्केट आपसे हमसे ज्यादा शातिर लोग बैठे हैं वहाँ, भाई आप और हमसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उनका, तो उनके पास जो आंकड़े जो अभी यहाँ आए हैं ये आंकड़े उनके पास 15 दिन पहले थे, तभी शेयर मार्केट मूव कर रहा था। तो अगर शेयर मार्केट, ये आश्चर्य का विषय कई लोगों के लिए कि मार्च से लेके अब तक कोरोना काल में मार्च के करीब 15 दिन तो शेयर मार्केट डूब गया, उसके बाद तो इसके डूबने के कोई चांसेस ही नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो क्यों बढ़ता जा रहा है? तो घूम फिर के बात आती है कि भाई उम्मीद की किरण दिखती है कि ये कोरोना 2 महीने 4 दिन में निकल जाएगा, फिर तो सब जो है माल यही बेचना है। लेकिन अब ये कि विपक्ष का जिम्मा है और वो उसको पॉइंट आउट करना है, लेकिन दुखद ये है कि जो मुद्दे जो होने चाहिए, जिन इश्यूज पे बात होनी चाहिए, वो बात ना होके एक बेकार की बात हो जाती है। जैसे जीएसटी का कलेक्शन है तो वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, अब उसमें पॉइंट आउट आप ये कर सकते हैं। अगर विपक्षी नेता मैं होता मैं ये कहता भाई कि जो प्रवासी मजदूर है इनके इश्यूज आप कुछ डिस्कस करें प्रॉपरली, प्रवासी मजदूर की बात ही नहीं होती, तमाम और तरह की बात। तो मेरा कहने का मतलब है विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो इतने खोखले हैं कि वो खुद ही उड़ जाते हैं। विपक्ष अगर होमवर्क करके काम करे तो इस सरकार को बहुत आसानी से घेरा जा सकता है बहुत मुद्दों पर, लेकिन विपक्ष का होमवर्क बहुत अच्छा और स्मार्ट नहीं। आलोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतना ओंकार भाई बेहतरीन तरीके से नमस्कार। हमारे दर्शकों को समझाया। ओंकार बहुत भाई बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओंकार भाई थैंक नमस्कार।